नमस्कार, मैं यशस्वी गुप्ता स्वागत करती हूं आप सभी का आज की ताज़ा खबरों के शो में, जिसका नाम है कोर्स टुडे हिंदी। इन खबरों के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल या विजिट करिए हमारे वेबसाइट www.livelawin पर। लाइव लॉ हिंदी पर आपको सारी ताज़ा अपडेट्स मिल जाएंगी। चलिए अब शुरू करते हैं आज की खबरों की ओर। बिहार स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रोसेस में भारत के चुनाव आयोग द्वारा प्रकाशित होने वाली ड्राफ्ट लिस्ट से 65 लाख मतदाताओं के बाहर होने की आशंकाओं पर जवाब देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर बड़े पैमाने पर मतदाता सूची से बाहर हुए तो अदालत हस्तक्षेप करेगी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की खंडपीठ ने बिहार एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं को 12 और 13 अगस्त को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की ओर से पेश हुए एडवोकेट प्रशांत भूषण ने न्यायालय को ईसीआई के स्टेटमेंट के बारे में बताया कि 65 लाख लोगों ने एसआईआर प्रक्रिया के दौरान गणना फॉर्म जमा नहीं किया। भूषण ने खंडपीठ को बताया कि इन लोगों को सूची में शामिल होने के लिए नए सिरे से आवेदन करना होगा, जिस पर जस्टिस सूर्यकांत ने आश्वासन दिया कि न्यायालय आपकी चिंताओं पर सुनवाई करेगा। बताते चले कि 24 जून 2025 के एक आदेश के तहत चुनाव आयोग ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की धारा 21 भाग 3 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के लिए एसआईआर प्रक्रिया शुरू की। न्यायालय ने सोमवार को चुनाव आयोग को मतदाता सूची में संशोधन करते समय आधार कार्ड और ईपीआईसी कार्ड पर विचार करने का सुझाव दिया। बता दें कि चुनाव आयोग 1 अगस्त को बिहार की ड्राफ्ट इलेक्टोरल रूल सार्वजनिक करने वाला है। हालांकि सोमवार को इसे जारी होने से रोकने का अनुरोध किया गया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि ये केवल एक ड्राफ्ट लिस्ट है और अगर कोई अवैधता पाई जाती है तो पूरी प्रक्रिया को रद्द किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भेजे गए प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर सुनवाई की तारीख 19 अगस्त तय की है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस AS चंदुरकर की संविधान पीठ ने पक्षकारों से 12 अगस्त तक रिटन सबमिशन दाखिल करने को कहा है। केरल राज्य की ओर से सीनियर एडवोकेट KK वेणुगोपाल ने न्यायालय को सूचित किया कि उन्होंने आवेदन दायर कर तर्क दिया कि तमिलनाडु के राज्यपाल मामले में संदर्भ में उठाए गए 14 में से 11 प्रश्नों के उत्तर पहले ही दे चुके हैं और अनुच्छेद 143 का दुरुपयोग करके न्यायालय के निर्णय को दरकिनार करने का प्रयास किया जा रहा है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के बाद ये मामला सामने आया है, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि राज्यपाल पॉकेट वीटो नहीं लगा सकते और उन्हें 3 महीने के अंदर फैसला देना होगा। अगर बिल राष्ट्रपति के पास भेजा गया है तो राष्ट्रपति को भी 3 महीने में अपना फैसला लेना होगा। कोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर समय सीमा का उल्लंघन होता है तो राज्य सरकार कोर्ट से रिट ऑफ मैंडेमस मांगने की हकदार होगी। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। गुवाहाटी हाई कोर्ट ने हाल ही में फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट के आरोपी व्यक्ति को जमानत दी, जिसमें पाकिस्तान को कुछ हुआ तो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को जान से मारने की कथित खुली चुनौती दी गई थी। जस्टिस मृदुल कुमार कलीता की पीठ ने राशिद सिकंदर नामक व्यक्ति द्वारा दायर जमानत याचिका पर यह आदेश पारित किया, जो इस मामले में 57 दिनों से हिरासत में है। बताते चले कि इस मामले में 21 मई 2025 को FIR दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया कि याचिकाकर्ता के फेसबुक अकाउंट पर आपत्तिजनक पोस्ट अपलोड किए गए। याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि याचिकाकर्ता का मोबाइल पहले ही जांच अधिकारी द्वारा जब्त कर लिया गया है और वो पिछले 57 दिनों से सलाखों के पीछे बंद है। उन्होंने ये भी दलील दी कि हिरासत की अवधि को देखते हुए उन्हें जमानत पर जाने की अनुमति दी जा सकती है। अब फिलहाल इस मामले में इस बात पर विचार करते हुए कि याचिकाकर्ता 57 दिनों से जेल में बंद है, न्यायालय ने कहा कि जांच को निष्पक्ष रूप से पूरा करने के लिए याचिकाकर्ता को और अधिक हिरासत में रखने की आवश्यकता नहीं है और याचिकाकर्ता को इस शर्त पर जमानत दी गई कि वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई भी प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा और इसके साथ ही उसे जांच में सहयोग करने का भी निर्देश दिया गया। आज की आखिरी खबर में आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता और सोशल एक्टिविस्ट मेधा पाटकर की दोष सिद्धि बरकरार रखी, जो साल 2001 में विनय कुमार सक्सेना द्वारा दायर उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मानहानि के मामले में है। वीके सक्सेना वर्तमान में दिल्ली के उपराज्यपाल हैं। जैसे शैलेंद्र कौर ने निचली अदालत के निष्कर्षों में कोई इलीगैलिटी या इरेगुलरिटी नहीं पाई और कहा कि दोष सिद्धि का आदेश साक्ष्यों और लागू कानून पर उचित विचार के बाद पारित किया गया। कोर्ट ने निचली अदालत द्वारा लगाई गई प्रोबेशन की शर्त में संशोधन किया, जिसके तहत पाटकर को हर 3 महीने में एक बार निचली अदालत में पेश होना अनिवार्य था। अदालत ने कहा कि पाटकर या तो स्वयं उपस्थित हो सकती हैं या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से या फिर पेशी के दौरान वकील के माध्यम से प्रतिनिधित्व कर सकती हैं।
आपको बता दें कि सक्सेना ने साल 2001 में पाटकर के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। उस समय वे अहमदाबाद स्थित एनजीओ नेशनल काउंसिल फॉर सिविल लिबर्टीज के प्रमुख थे। सक्सेना ने 25 नवंबर 2000 को देशभक्त का असली चेहरा टाइटल से प्रेस नोट जारी कर पाटकर के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। पाटकर ने कथित तौर पर कहा था कि सक्सेना देशभक्त नहीं बल्कि कायर है। मेधा पाटकर को दोषी ठहराते हुए अदालत ने कहा कि उनकी हरकतें दुर्भावनापूर्ण हैं, जिनका उद्देश्य सक्सेना की प्रतिष्ठा को धूमिल करना था और उनकी प्रतिष्ठा को भारी नुकसान पहुंचाया गया। इसके अलावा मेधा पाटकर ने हवाला लेन देन में उनकी संलिप्तता पर भी आरोप लगाया था। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। तो इसी के साथ ये वीडियो अब समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलती हूँ कल फिर आपसे अगले जरूरी लीगल अपडेट्स के साथ। थैंक यू।